बूढ़ा तसोंग ताई मर गया। मानो सोते में वह लपेट लिया गया। हम दिल से बहुत दुखी थे। पूरा वार्ड संवेदना में शांत था। हम मृत्यु को जानते थे। हम मृत्यु का सामना कर रहे थे और उसे पूरे लंबे दिन में झेलते रहे थे, कई बार पूरी रात में भी। परंतु बूढ़ा तसोंग ताई मर गया। मैंने उसके झुर्री पड़े भूरे चेहरे की ओर देखा, जैसे खाल कमाए हुए चमड़े की तरह खींचकर किसी ढांचे के ऊपर लगा दी गई हो, जैसे कि हवा में उड़ाई जाने वाली भिनभिनाती हुई पतंग के ऊपर कसकर लगाई गई हो। बूढ़ा तसोंग ताई जीवंत, सभ्य, वृद्ध पुरुष था। मैंने उसके पतले चेहरे और अच्छे भले सिर की ओर और उसकी दाढ़ी के छुटपुट सफेद बालों की ओर देखा। कुछ वर्षों पहले वह पेकिंग के सम्राटों के महल में एक उच्च पदाधिकारी था। तब क्रांति आई और बूढ़ा व्यक्ति भयानक गृह युद्ध के पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसने चुकिंग की ओर अपना रास्ता पकड़ा और एक बाजार माली के रूप में नए सिरे से दोबारा शुरुआत करते हुए कठोर जमीन पर मात्र अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए स्वयं को व्यवस्थित किया। वह एक शिक्षित बूढ़ा आदमी था जिसके साथ बात करना सुखद लगता था। अब उसकी आवाज सदा के लिए शांत हो गई थी। हमने उसे बचाने का भरसक प्रयत्न किया था। कठोर जीवन जो उसने जिया था उसके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था और वह गिर पड़ा। घंटों तक वहीं पड़ा रहा। वह इतना अधिक बीमार था कि चल फिर भी नहीं सकता था। इतना अधिक बीमार कि सहायता के लिए पुकार भी नहीं सका। अंत में जबकि बहुत अधिक देर हो चुकी थी, वे हमारे पास आए। हमने बूढ़े आदमी को अस्पताल में भर्ती किया और मैंने और मेरे दोस्तों ने उसकी देखभाल की। अब वहाँ कुछ भी शेष नहीं था सिवाय इसके कि मैं उसके दफनाए जाने की प्रक्रिया को देखूं और ये देखूं कि उसकी बूढ़ी पत्नी इच्छाओं के परे उठ गई है। मैंने प्रेम के साथ उसकी आंखें बंद की, आंखें जो मेरे प्रश्नों की झड़ी लगा देने पर अब मेरी ओर हास्यपद रूप से और अधिक नहीं देख पाएगी। मैंने सुनिश्चित किया कि उसके जबड़ों पर बंधी हुई पट्टियां कसकर बंधी थी ताकि उसका मुंह लटके नहीं। मुंह जिसने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया था, चीनी भाषा और चीनी इतिहास के बारे में इतनी शिक्षा दी थी, क्योंकि शाम को लगातार उस आदमी से मिलते रहना, उससे छोटी छोटी चीजें सीखना और उससे एक से दूसरे आदमी की बात करना, ये मेरी आदत बन गई थी। मैंने चादर को उसके ऊपर फैलाया और तान कर कस दिया। दिन काफी ऊपर चढ़ चुका था, 1 घंटे से कुछ ऊपर ही हो चुका था, जब तक कि मुझे अस्पताल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उसकी सहायता करने और उपचारिता करने के प्रयास में मैं 17 घंटे से अधिक समय के लिए कर्तव्य पर था। मैंने पहाड़ी की ऊपर की तरफ को अच्छी तरह से प्रकाशित दुकानों से गुजरते हुए अपना रास्ता पकड़ा। क्योंकि अंधेरा हो चुका था, मैंने अंतिम मकान को भी गुजर जाने दिया। आकाश पर बादल छाए हुए थे। नीचे बंदरगाह में बगल के घाटों पर पानी कोड़े मार रहा था और जहाज अपने लंगर बांधने की जगह पर उछलकर डमाडोल हो रहे थे। जैसे ही मैं अपने रास्ते पर लामा मठ की ओर चला, वहां गहराई और मानो चीड़ के पेड़ों के बीच में से दुखी होकर कराह उठी। किसी कारण से मैं कांप गया। मैं भयानक दर्द के आतंक से दब गया। मैं अपने मन से मौत के ख्याल को निकाल नहीं सका। मनुष्य को इतनी पीड़ा के साथ क्यों मरना पड़ता है? बादल तेज चाल से, जैसे कि व्यापार में लगे आदमियों के ध्यान अपने कामों पर रहते हैं, चंद्रमा के चेहरे को धुंधला करते हुए, उसे साफ करते हुए, फर के पेड़ों के बीच झरोखों से आने वाली चांदनी से अंधेरे को प्रकाशित करते हुए सिर से ऊपर से होकर गुजर रहे थे। बादल फिर कर साथ साथ आ जाते, चांदनी पूरी तरह रुक जाती और सब कुछ धुंधला, अंधेरा और अपशकुनी हो जाता। मैं कांप गया। जैसे ही मैं सड़क पर चला, मेरे कदमों ने शांति में खोखली गूंज पैदा की, ऐसी गूंज मानो कि कोई ठीक मेरे पीछे चलते हुए
मेरा पीछा कर रहा है। मैं परेशान हो गया। मैं फिर से कांपा और मैंने अपने पोशाक को अपने चारों तरफ कसकर लपेट लिया। ये किसी चीज के लिए परेशानी होगी, मैंने स्वयं से कहा। मैं वास्तव में कुछ अति विशिष्ट अनुभव कर रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा कि ये क्या हो सकता है। ठीक तभी मैं छोटे पथ से, जो ठीक लामा मठ के पहाड़ी की ओर जाता था, पेड़ों के बीच होता हुआ प्रवेश द्वार पर आया। मुख्य सड़क से हटकर दाएं हाथ को मुड़ा। कुछ क्षणों के लिए जहां पर गिरे हुए पेड़ों ने एक दूसरे को रोक रखा था, उनके बीच की थोड़ी सी खाली जगह में होकर मैं इनके साथ तब तक चलता रहा। पेड़ों में से कोई जमीन पर गिर पड़ा था और दूसरा कोई तिरछा झुका खड़ा था। मैं सोचता हुआ कि थोड़े समय के लिए बैठ लिया जाए। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने स्वयं से कहा। इसके साथ ही मैं पेड़ों के बीच खाली जगह में से होकर निकला और किसी पेड़ के तने के पास साफ स्थान की खोज करने लगा। मैं नीचे बैठ गया और मैंने अपनी पोशाक को अपनी टांगों के पास उन्हें बर्फीली ठंडी हवा से बचाने के लिए खींच कर लपेट लिया। ये भयानक था। अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें और सरसराहट, उस रात की सभी छोटी मोटी आवाजें मेरे ऊपर टूट पड़ी। ठीक तभी चलते हुए बादल सिर के ऊपर से निकल गए और अच्छी चमकीली चांदनी की एक किरण, जैसे कि एक साफ दिन में शरीर को प्रकाशित करती हुई रिक्त स्थान के बीच आई। ये मुझे अजनबी लगी। प्रकाश, चांदनी उतनी ही चमकीली जितनी की सबसे चमकदार धूप हो सकती है। मैं कांप गया और खतरे को देखकर अपने पैरों पर उछल गया। खाली जगह के दूसरी तरफ से एक आदमी पेड़ों के पास आता जा रहा था। ताज्जुब के साथ मैंने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। ये कोई तिब्बती लामा था। अपनी छाती में से खून उड़ेलते हुए, अपनी पोशाक पर धब्बे डाले हुए एक लामा मेरी ओर को आ रहा था। उसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे। वह मेरी ओर आया और मैं तने के एक ठूंठ के ऊपर लगभग ठोकर खाकर गिर गया। मैं भय में बैठ गया। लोब्सांग, क्या तुम मुझसे डर गए हो? एक सुपरिचित आवाज गूंजी। मैं खड़ा हुआ, अपनी आंखों को मला और उस आकृति की ओर दौड़ा। रुको, उसने कहा, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हें अंतिम अलविदा कहने आया हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो गया है और मैं जाने ही वाला हूँ। क्या हम बैठकर बातें करें? मैं टूटे दिल से भौचक्का हुआ और अपना स्थान गिरे हुए पेड़ के ऊपर बनाते हुए नम्रता के साथ मुड़ा। सिर के ऊपर बादल घुमड़ रहे थे। एक रात की चिड़िया केवल अपने खाने की तलाश के ख्याल से स्पष्ट रूप से हमें और हमारे कार्य को देखते हुए मेरे सिर के ऊपर से घूम रही थी। उस तने के एक सिरे के ऊपर जिस पर हम बैठे थे, कहीं से एक रात का प्राणी आया और खाने की तलाश में सड़ी हुई वनस्पतियों के ऊपर रेंगने लगा। यहाँ उस उजाड़ रिक्त स्थान में हवा ने सब साफ कर दिया और सब सुखा दिया। मैं बैठा और एक प्रेत से बात की, मेरे शिक्षक लामा मिंग्या डोंड्यूब के प्रेत से, जो जीवन के परे जाकर मुझसे बात करने के लिए लौटे थे।